हेलो बच्चों, मैं राहुल कुमार आप लोगों का पीसीएस ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर है, ठीक है, सेकेंड लेसन, जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इससे संबंधित एक वीडियो हम बना चुके हैं और ये आज यानी एक क्लास दे चुके हैं, ये दूसरा क्लास है, ठीक है। तो आज हम लोग आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग कल जो है पढ़े थे क्या, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या क्या होती है उसके बारे में देखे थे। जैसे निर्वात में देखे थे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। या जैसे बात करते हैं हवा में क्या होता है कि निर्वात की अपेक्षा हल्का सा कम होता है, लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं, बराबर ही मान लेते हैं। तो निर्वात में भी प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसके अलावा पानी में देखे थे, पानी में प्रकाश का चाल क्या होता है, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। या कांच के बारे में बात करें तो कांच में कितना होता है, तो कांच में होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये सब हम लोग क्या कर चुके थे, पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास में। आज सेकंड क्लास है। आज हम लोग फिर कुछ नया चीज सीखते हैं इस चैप्टर से संबंधित। कंटिन्यू इस चैप्टर से संबंधित वीडियो बनाएंगे और चैप्टर को क्या करेंगे, पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, एक लाइन से पूरा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ ध्यान से देखिए, हम लोग समझते हैं कुछ नया चीज। देखिए हम क्या करते हैं कि 3 बर्तन लेते हैं। कितना बर्तन लेते हैं, 3 बर्तन लेते हैं, ठीक है। जैसे एक बर्तन लिए, उसका नाम क्या रख दिए, ए रख दिए। और ये एक दूसरा बर्तन लिए, उसका नाम क्या रख दिए, बी रख दिए। और एक ये तीसरा बर्तन लिए, उसका नाम क्या रख दिए, तो तीसरा बर्तन का नाम हम क्या रख दिए, तो इस तीसरा बर्तन का नाम सी रख दिए। और एक बर्तन लिए, उसका नाम क्या रख दिए, तो उसका नाम रख दिए हम डी, ठीक है। अब देखिए 4 बर्तन है, ए बी सी डी। अब देखिए हम चारों बर्तन का साइज क्या है, सेम है। चारों बर्तन का साइज क्या है, सेम है। जितना बड़ा ए है उतना ही बड़ा बी है, उतना ही बड़ा सी है और उतना ही बड़ा क्या है, डी है, ठीक है। चारों बर्तन का साइज क्या है, सेम है, ठीक। अब देखिए, अब हम क्या कहते हैं, चारों बर्तन का साइज यदि सेम है तो चारों का आयतन भी क्या होगा, चारों का वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जितना जगह छेकेगा वो भी उतना ही जगह छेकेगा, ये भी उतना ही जगह छेकेगा और ये भी क्या करेगा, उतना ही जगह छेकेगा। तो कोई भी वस्तु जितना जगह छेकता वही क्या कहलाता है, आयतन। तो इसका जितना आयतन होगा उसका भी क्या होगा, उतना ही आयतन। उतना ही आयतन बी का होगा, उतना ही आयतन किसका होगा, सी का, सॉरी ए का। तो चारों क्योंकि साइज में सेम है तो चारों का आयतन भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं बर्तन ए का आयतन क्या है, 5 मीटर क्यूब। तो बर्तन बी का भी आयतन कितना होगा, माने इसको 5 मीटर क्यूब, तो बर्तन बी का भी कितना होगा, 5 मीटर क्यूब। बर्तन सी का भी कितना हो जाएगा, 5 मीटर क्यूब, क्योंकि सब बर्तन के आपस में सेम साइज का। इसका भी कितना हो जाएगा, 5 मीटर क्यूब, ठीक। क्या कोई दिक्कत? तो 4 बर्तन लिए, चारों का साइज सेम है, एक का आयतन माने 5 मीटर क्यूब, तो बाकी सबका भी क्या हो जाएगा, 5 मीटर क्यूब। अब देखिए ये वाला बर्तन में हम क्या करते हैं, इसमें हम कांच भर देते हैं। क्या भर देते हैं इसमें हम, इस बर्तन में क्या कर दिए, कांच भर दिए, ठीक है। इसमें क्या भर दिए, कांच। और इसमें क्या भर दिए, पानी भर दिए। क्या भर दिए, पानी। और इसमें जो है हवा है, इसमें क्या है, हवा है, ठीक है। और इस बर्तन को क्या करते हैं, निर्वात पंप लगा के पूरी तरीके से खाली कर दिए। इस बर्तन को पूरी तरीके से क्या कर दिए, खाली कर दिए। तो चारों बर्तन है। अब देखिए जब हम चारों को उठाएंगे, ए बी सी डी में से चारों को जब उठाएंगे तो सबसे भारी ऑब्वियसली कौन लगेगा, डी लगेगा। और सबसे हल्का कौन लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही। निर्वात समझते हैं, वैसा स्थान जहाँ पे क्या हो, कुछ ना हो, वहां पे हवा तक ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात कहते हैं। तो इस बर्तन से हम क्या कर दिए, निर्वात पंप की मदद से इस बर्तन से क्या कर दिए, हवा को भी निकाल दिए। ये बर्तन पूरी तरीके से क्या हो गया, खाली हो गया। पूरी तरीके से क्या हो गया, खाली हो गया। जिसमें कांच भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी, इसमें हवा, ये पूरी तरीके से खाली है। तो देखिए जब इस बर्तन के बारे में बात करें, इसमें द्रव्यमान कितना होगा, जिसमें पदार्थ है क्या, कुछ नहीं पदार्थ है, तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 0 kg। कितना kg होगा, 0 kg। अब सेकेंड बर्तन के बारे में बात करते हैं, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा। तो देखिए हवा भरा हुआ, हवा क्या है, पदार्थ होता है। हवा के बारे में आप लोग जानते हैं कि हवा क्या होता है, पदार्थ होता है और वो कुछ ना कुछ क्या करता है, जगह छेकता है, ठीक है। तो पदार्थ है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा। तो मान लेते हैं इसका द्रव्यमान कितना kg, 1 kg मान लेते हैं। कितना kg, 1 kg। अब देखिए जैसे हम बर्तन सी के बारे में बात करते हैं, इसमें पानी भरा हुआ है, तो जरूर है कि एक हवा वाला बर्तन से इस पानी वाले बर्तन में पानी से पूरी तरीके से भरे हैं, तो इस बर्तन का द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि हवा वाला बर्तन है, ये पानी वाला बर्तन है, ठीक है। इसका द्रव्यमान ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा होगा। जब दोनों को उठाएंगे तो ये भारी लगेगा, ये क्या लगेगा, हल्का। तो मान लेते हैं इसका द्रव्यमान कितना kg है, 5 kg है, ठीक है। अब देखिए कांच वाले के बारे में बात करते हैं, उसका द्रव्यमान किससे ज्यादा होगा, उसका द्रव्यमान पानी वाले से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसका 5 kg हुआ, तो इसका द्रव्यमान 5 kg से क्या होगा, ज्यादा होगा, ना कि 5 kg से कम होगा। 5 kg से ज्यादा 6 kg
7 kg, 8 kg, 9 kg कुछ भी हो सकता है। तो हम मान लिए कितना केजी है, 10 kg है। कितना केजी है, 10 kg है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसका 0 kg हो गया, इसका 1 kg, इसका 5 kg, इसका 10 kg। अब हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। डेंसिटी बराबर यानी घनत्व कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, घनत्व। ठीक है, तो घनत्व बराबर हम लोग जानते हैं द्रव्यमान बटे क्या, घनत्व बराबर जानते हैं द्रव्यमान बटे क्या, आयतन। घनत्व बराबर क्या जानते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखिए पहला कंटेनर का यदि हम डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहे, घनत्व कैलकुलेट करना चाहे, तो भी जस्ट बताए घनत्व बराबर क्या, द्रव्यमान यानी मास लिखते हैं, आयतन का क्या लिखते हैं, वॉल्यूम यानी मास बाय वॉल्यूम। तो इसका मास बताइए कितना है, तो इसका मास है 0 kg और इसका आयतन कितना है, आयतन 5 मीटर क्यूब है। तो जब 0 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी इसका आयतन क्या आ गया, 0 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब सेकेंड बर्तन का यदि हम लोग कैलकुलेट करना चाहे डेंसिटी, तो वही मास बाय वॉल्यूम। तो इसका मास कितना, 1 kg है। कितना केजी, 1 kg, यहाँ 1 kg लिख देंगे। वॉल्यूम कितना है, 5 मीटर क्यूब। अब देखिए एक में जब 5 से भाग देंगे, एक में 5 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, तो देखिए एक में 5 से भाग देंगे तो 0.2 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मेरे पास क्या आ गया, इसका आयतन 0.2 kg, सॉरी इसका डेंसिटी क्या आ गया, 0.2 kg पर मीटर क्यूब। अब इसके डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। यदि इसका डेंसिटी कैलकुलेट करें तो उसमें भी डेंसिटी बराबर क्या, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ मास कितना, 5 kg और यहाँ वॉल्यूम कितना, 5 मीटर क्यूब। तो देखिए 5 kg है ऊपर द्रव्यमान और यहाँ वॉल्यूम कितना है, 5 मीटर क्यूब। जब कटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी मेरे पास डेंसिटी कितना आ गया, 1 kg पर मीटर क्यूब। उसी प्रकार कंटेनर डी का यदि हम कैलकुलेट करें, कंटेनर डी का डेंसिटी यदि कैलकुलेट करें, जिसका मास कितना है, 10 kg, तो डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है। इसका मास 10 kg, इसका वॉल्यूम कितना मीटर क्यूब, 5 मीटर क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे 10 kg और यहाँ क्या लिख देंगे, 5 मीटर क्यूब। क्या बार में कटेगा, 2 बार में, यानी इसका डेंसिटी कितना आ गया, 2 kg पर मीटर क्यूब। तो पहला कंटेनर का डेंसिटी देख रहे हैं 0 है, दूसरा का 0.2 है, तीसरा का 1 है और चौथा का क्या है, 2 kg पर मीटर क्यूब है। तो सबसे कम डेंसिटी निर्वात का और सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका है, कांच का है। ठीक है, तो देखिए इसका डेंसिटी सबसे कम है, तो इसमें प्रकाश का चाल क्या है, सबसे ज्यादा है। निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें कितना होता है, जिसमें होता है 2, इसमें भी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही मानते हैं। लेकिन थोड़ा सा हवा में क्या होता है, हवा में प्रकाश की चाल कांच की अपेक्षा हल्का सा कम होता है, लेकिन लगभग में क्या करते हैं, बराबर मान लेते हैं। और इसमें क्या होता है, 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और इसमें होता है 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो देख रहे हैं कि इसका डेंसिटी ज्यादा है तो इसका में प्रकाश का चाल क्या है, कम है, और इसका डेंसिटी कम है तो इसमें प्रकाश का चाल क्या है, सबसे ज्यादा है। तो एक बात यहां से समझ में आया, जैसे दोनों में तुलना करें, इसका डेंसिटी कम है किसकी अपेक्षा, कांच की अपेक्षा, तो इसमें प्रकाश का चाल क्या है, ज्यादा है, किसकी अपेक्षा, कांच की अपेक्षा। ये दोनों में तुलना करें तो इसका डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और इसका डेंसिटी क्या है, तो देखिए हम लोग यदि इस दोनों के बीच तुलना करें, किसके किसके बीच तुलना करें, तो बी और सी के बीच तुलना करें, यानी पानी और हवा के बीच तुलना करें, तो किसका डेंसिटी ज्यादा है, तो हवा, पानी का डेंसिटी क्या है, 1 kg पर मीटर क्यूब है, हवा का क्या, 0.2 kg मीटर क्यूब। ठीक है, तो पानी का डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और हवा का क्या है, कम है। तो देखिए हवा में प्रकाश का चाल क्या है, पानी की अपेक्षा ज्यादा है। तो देख रहे हैं कि जिस माध्यम का डेंसिटी जितना अधिक होता है, उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, उतनी ही कम होती है। जैसे इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा हो, ये चारों में तुलना करें तो सबसे ज्यादा डेंसिटी इसका है, तो इसमें प्रकाश का चाल सबसे कम है, और सबसे कम डेंसिटी इसका है, तो इसमें प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा है। तो देखें हम लोग कि डेंसिटी बढ़ने से क्या होता है, कि डेंसिटी बढ़ने से प्रकाश का चाल क्या होता है, घटता है। यदि किसी मीडियम का डेंसिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है, या किसी मीडियम का डेंसिटी ज्यादा है, तो उसमें प्रकाश का चाल क्या होगा, कम होगा। और यदि किसी मीडियम का डेंसिटी कम है, तो उसमें प्रकाश का चाल क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि डेंसिटी ज्यादा है तो प्रकाश का चाल क्या होगा, कम होगा। वही अगर डेंसिटी कम हो गया किसी मीडियम का, या किसी मीडियम का डेंसिटी कम है, तो उसमें प्रकाश का चाल क्या होगा, ज्यादा हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भी हम लोग यहाँ पे समझ लिए पूरी तरीके से। ठीक है, और हम लोग एक पॉइंट समझते हैं, जिससे इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, नया चीज समझते हैं। जैसे हम दो मीडियम यानी 2 माध्यम के बीच तुलना करें, ठीक है,
जैसे हवा और पानी के बीच तुलना करें तो हवा और पानी में तुलना किए तो हवा का डेंसिटी क्या है, पानी की अपेक्षा हवा का डेंसिटी क्या है, कम है। या बोल सकते हैं कि पानी का डेंसिटी जो है हवा की अपेक्षा क्या है, ज़्यादा है। यानी पानी का घनत्व हवा की अपेक्षा क्या है, एयर की अपेक्षा ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो है पानी जो है हवा की अपेक्षा प्रकाशतः कैसा माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा। यदि पानी और हवा के बीच तुलना करें तो पानी का डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, इसका डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, इसका डेंसिटी क्या है, कम है। इन दोनों में तुलना करें तो पानी का डेंसिटी हवा से ज़्यादा है लेकिन हवा का डेंसिटी पानी से कम है। ठीक है, तो इसका डेंसिटी ज़्यादा, इसका कम। तो बोल सकते हैं पानी जो है हवा की अपेक्षा प्रकाशतः कैसा माध्यम होगा, तो पानी हवा की अपेक्षा प्रकाशतः सघन माध्यम होगा, क्योंकि पानी का डेंसिटी क्या है, कम है। लेकिन हवा के बारे में बात करें तो हवा पानी की अपेक्षा कैसा माध्यम होगा, तो प्रकाशतः विरल माध्यम होगा। क्यों, क्योंकि हवा का डेंसिटी पानी से क्या है, कम है। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि कौन माध्यम किसके अपेक्षा प्रकाशतः सघन होगा, यानी ऑप्टिकली डेंसर, या प्रकाशतः विरल होगा, ऑप्टिकली रेयर। जैसे हम बात करते हैं कांच और निर्वात में बात करें तो निर्वात कांच की अपेक्षा प्रकाशतः विरल माध्यम यानी ऑप्टिकली रेयर मीडियम हो जाएगा। और बात करें किसके बारे में, कांच के बारे में, तो कांच हवा निर्वात की अपेक्षा प्रकाशतः सघन माध्यम यानी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्म के बारे में पढ़ेंगे। किससे, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद सब देखेंगे। तो देखिए आप लोग को शुरुआत में ही बता चुके हैं, यदि प्रकाश का अपवर्तन करवाना हो तो अपवर्तन कराने के लिए हम लोगों को दो मीडियम का जरूरत पड़ता है। कितना मीडियम का, दो पारदर्शी मीडियम यानी दो ट्रांसपेरेंट मीडियम का हमको जरूरत पड़ेगा। तो जैसे हम क्या करते हैं, एक मीडियम यहाँ पे क्या करते हैं, लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक मीडियम लिए, ये क्या है, एक बर्तन है जिसमें हम क्या कर दिए हैं, पानी भर दिए। एक बर्तन में क्या कर दिए हम, पानी भर दिए। ठीक है, तो मान लेते हैं एक मीडियम क्या हो गया, ये पानी हो गया एक माध्यम, एक वाटर जो है एक माध्यम हो गया, एक मीडियम हो गया। दूसरा ये जो मीडियम है, ये ऊपर जो देख रहे हैं ये क्या हो गया, हवा है। ये क्या है, हवा। एक तो मीडियम हवा लिए, या दूसरा मीडियम क्या ले लिए, पानी। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन कब होता है, तो जब प्रकाश एक मीडियम से क्या होता है, दूसरे मीडियम में जाता है। तो प्रकाश का एक किरण को क्या करते हैं कि आपतित करते हैं। किस पे आपतित करते हैं, तो दोनों माध्यम को अलग करने वाला जो ये सतह देख रहे हैं, ये सरफेस, इस पे क्या किए, इंसिडेंट किए। ठीक है, तो ये जो रे है क्या हो रहा है, दोनों मीडियम को अलग करने वाले सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, आपतित हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको कौन सा रे, तो इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। कौन सा रे कह सकते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, प्रकाश ये कौन सा, ये दो मीडियम को अलग करने वाला सतह है। ठीक है, सरफेस है, और ये इंसिडेंट रे हो गया। और देखिए दो मीडियम को अलग करने वाले सरफेस के एक पॉइंट पे आके क्या हो रहा है, आपतित किरण इंसिडेंट रे क्या हो रहा है, टकरा रहा है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम लोग आपतन बिंदु कहेंगे। इस पॉइंट को, इसका इंग्लिश में नाम हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इसको कहेंगे। अब देखिए जब प्रकाश क्या होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने मेन रास्ता से, मेन पथ से क्या होता है, विचलित हो जाता है। अपने मेन रास्ता को वो क्या करता है, छोड़ देता है। ठीक है, हम लोग जनरली जानते हैं कि प्रकाश कैसी रेखा में गति करती है, तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, एक सरल पथ पे क्या होती है, चलती है। लेकिन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपना रास्ता क्या करता है, छोड़ देता है। अपना मेन पथ से, मेन रास्ता से या तो थोड़ा सा ऊपर चल जाएगा या थोड़ा सा किधर मुड़ जाएगा, नीचे मुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने मेन रास्ता पे प्रकाश क्या होगा, नहीं चलेगा, अपना मेन रास्ता को क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो ये जो किरण है ये क्या हो गया, जैसे ही ये किरण दूसरे मीडियम में प्रवेश किया तो अपना मेन रास्ता को क्या कर दिया, छोड़ दिया। यानी ये क्या हो गया, अपवर्तित हो गया। इसलिए इसका नाम क्या है, अपवर्तित किरण। कौन सा किरण है, अपवर्तित किरण। ठीक, यानी इंग्लिश में इसको कह सकते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, रिफ्रैक्टेड रे कह सकते हैं। ठीक है, और
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। अब देखिए ये इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट पॉइंट। और इस सतह के बारे में बात करें जो दोनों मीडियम को क्या कर रहा है, अलग करने का काम कर रहा है, इसको कहते हैं हम लोग अपवर्तक सतह। कौन सा सतह कहते हैं, अपवर्तक सतह कहते हैं। इंग्लिश में कह सकते हैं इसको रिफ्रैक्टेड सरफेस। क्या कह सकते हैं, रिफ्रैक्टेड सरफेस कह सकते हैं, इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इंसिडेंट पॉइंट हो गया। तो याद है प्रकाश के परावर्तन में यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जब हम लोग वहां पे पढ़े थे, क्या करते हैं कि इंसिडेंट पॉइंट पे एक नॉर्मल खींचते हैं, एक लंबवत रेखा खींचते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं जो इंसिडेंट पॉइंट पे, ठीक है, सीधा खड़ा रहता है। ठीक, यानी इंसिडेंट सरफेस के साथ 90 डिग्री का क्या करता है, एंगल बनाता है, जिसको हम लोग नॉर्मल कहते थे। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, इंसिडेंट पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। ठीक, वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉर्मल। तो यहाँ देखिए नॉर्मल क्या होगा, ऊपर भी खिंचाएगा और नीचे भी जाएगा। कहाँ जाएगा, नीचे भी जाएगा, और नॉर्मल ऊपर भी क्या होगा, जाएगा। ठीक है, जैसे वहां पे हम लोग क्या करते थे, नॉर्मल सिर्फ ऊपर खींचते थे, यहाँ लेकिन नॉर्मल ऊपर भी खींचेंगे और नीचे भी खींचेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। यानी हम लोग नॉर्मल का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, तो इंसिडेंट पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन देख रहे हैं, ये जो खींच रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है, इंसिडेंट रे, और ये क्या, नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। इंग्लिश में बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, आपतन कोण। क्या नाम हो जाएगा, आपतन कोण। इंग्लिश में कह सकते हैं इसको हम लोग क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या नाम हो जाएगा इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब देखिए यहाँ पे नीचे चले तो ये अपवर्तित किरण है यानी रिफ्रैक्टेड रे है, और ये क्या है, नॉर्मल है। ये दिख रहा है ना सबको, ये क्या है, नॉर्मल है। दोनों के बीच जो कोण बनता है, ये जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग अपवर्तन कोण। कौन सा कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण। इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, अब देखिए आपतन कोण को हम लोग जनरली एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई से दर्शाते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कोण को हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो इसको आर से दर्शाते हैं, स्मॉल आर से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो ये कुछ टर्म हो गया प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से संबंधित। ये क्या हो गया, कुछ महत्वपूर्ण टर्म हो गया। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, नाम दे देते हैं, इसका नाम ए दे दिए, इस पॉइंट का नाम ओ दे दिए, और इसका नाम बी दे दिए, यहाँ पे एक्स नाम दे दिए, यहाँ पे एक्स डैश दे दिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले गौर कीजिए, ये ए ओ जो किरण है, ये क्या कर रहा है, ए ओ जो रे है, ये क्या कर रहा है, टकरा रहा है किससे, तो दो मीडियम को अलग करने वाले सरफेस से, इसलिए इसको हम लोग इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण कहते हैं। और ये पॉइंट हो जाएगा जिसपे ये क्या कर रहा है, इंसिडेंट रे टकरा रहा है, इसका नाम हिंदी में आपतन बिंदु, इंग्लिश में पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और ये सरफेस जिससे आपतित किरण क्या करता है, टकराता है, या बोल सकते हैं दो मीडियम को अलग करने वाला जो ये सरफेस है, इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तक सतह यानी इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टेड सरफेस। ठीक है, और ये रे जैसे ही दूसरे मीडियम में जाएगा तो अपने मेन पद को, मेन रास्ता को क्या कर देगा, छोड़ देगा। इसलिए इस रे को हम लोग कहते हैं, ये जो रे देख रहे हैं आप लोग, ये जो रे ओ बी देख रहे हैं, ओ बी जो ये रे देख रहे हैं, ये हो जाएगा अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब देखिए ये नॉर्मल हो गया। जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सिर्फ ऊपर खिंचाता था, यहाँ ऊपर भी खिंचाएगा और नीचे भी खिंचाएगा। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, एक्स ओ एक्स ऊपर में और ओ एक्स डैश नीचे हो गया। ठीक, अब देखिए इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण और ये नॉर्मल यानी अभिलंब, दोनों के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, दोनों के बीच बनने वाला कोण अपवर्तक कोण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई से दर्शाते हैं और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ये प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ क्या हो गया, महत्वपूर्ण टर्म हो गया। ठीक है, अब देखिए आप लोग को अभी जस्ट बताए, क्या बताएं, अच्छा चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को क्या हो गया, समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग इसी प्रकार कंटिन्यू पढ़ते रह जाएंगे।
पढ़ते जाएंगे, एक एक टॉपिक क्या करते जाएंगे, धीरे 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 कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, और इस चैप्टर को पूरी तरीके से क्या करना है, समाप्त करना है। तो आप लोग आराम से क्या कीजिए कि वीडियो देखिए, समझिए। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे जब जब वीडियो हम डालें। वैसे रेगुलर डालते हैं वीडियो तो आप लोग रेगुलर देख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, या किसी टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर कुछ बोलिए। ठीक, हम उस टॉपिक से संबंधित वीडियो क्या कर देंगे, बना देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।